हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम ज्योग्राफी के बारे में ही आगे की क्लासेस हम इसके अंदर लेंगे। पहले हम पढ़ चुके हैं स्थलमंडल के बारे में, यानी जैवमंडल के बारे में पढ़ा था, स्थलमंडल के बारे में पढ़ चुके हैं और उसी से रिलेटेड एक टॉपिक और है वायुमंडल। उसके अंदर हम कुछ चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे और सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो है मौसम। यानी मौसम क्या है। मौसम वायुमंडल के अंदर होने वाला परिवर्तन है जो तापमान पे, वर्षा पे या सूर्य की विकिरणों पे निर्भर ज़्यादा करता है। दिन प्रतिदिन बदलाव होने वाला मौसम, जैसे कभी हम दिन में देखते हैं कि कभी एकदम बादल आ जाते हैं, कभी गर्मी हो जाती है, कभी बारिश आ जाती है। वो जो दिन में लगातार परिवर्तन हो रहा है वो मौसम है दिन प्रतिदिन के स्तर पे। ठीक है, तो मौसम से रिलेटेड हम कुछ ऋतुएं लेके चलते हैं कुछ। तो उनमें सबसे जो पहली ऋतु है वो क्या है, शीत ऋतु। शीत ऋतु जो होती है वो लगभग दिसंबर से लेके वो होती है फरवरी तक। और इसके अंदर क्या है कि भारत के उत्तरी हिस्सों में तापमान आपको पता होगा कि कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्ट भारत के ऊपर नहीं आती, क्योंकि उस समय सूरज क्या होता है, मकर रेखा पे ज़्यादा होता है और इस वजह से भारत का जो ऊपरी हिस्सा है वो सर्द ऋतु महसूस करता है। उसके बाद जो अगली ऋतु आती है वो कौन सी है, ग्रीष्म ऋतु। और वो कब आती है, मार्च से लेके मई तक। इसके अंदर क्या होता है कि जो सूरज की किरणें हैं वो सीधी कर्क रेखा के ऊपर आती हैं या विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच में होती हैं। इसी वजह से भारत का टेम्परेचर जो है, तापमान जो है, इस ऋतु के अंदर बढ़ जाता है और उत्तर भारत और दक्षिण भारत समेत पूरा भारत लगभग गर्मी महसूस करता है इसके अंदर। उसके अलावा जो अगली ऋतु है वो कौन सी है, जो जून से लेकर शुरू होती है और सितंबर तक जाती है। जून से सितंबर तक जाती है। इसके अंदर क्या है कि जो मानसून जो आता है वो बारिश की जो हवा है, जो वायु है, वो बारिश लेके आती है। और वो कौन सी शाखाओं से मुख्यतः आती है, हमारे अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से आता है और पूरे भारत पे वर्षा करती है इसी मौसम के अंदर, जो जून से लेकर सितंबर के अंदर। क्योंकि जून के अंदर लगभग केरल में मानसून आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे बढ़ते हुए पूरे भारत को वो कवर करता है। ठीक है, तो ये वर्षा ऋतु है। इसके अलावा एक और ऋतु है शरद ऋतु, यानी कि जब वो मानसून जो है वो वापस लौटता है। और वो कब होता है, अक्टूबर और नवंबर के अंदर। इसके अंदर क्या है कि जो वर्षा की जो वायु है, जो पवनें हैं, वो वापस लौटती है और वापसी में वो तमिलनाडु और कुछ आंध्र प्रदेश के हिस्से पे वर्षा करती है। क्योंकि जब आप देखना कि जब वर्षा ऋतु आती है तो तमिलनाडु का ज़्यादातर हिस्सा सूखा रह जाता है, उस समय वहाँ पे बारिश नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो हम आगे क्लासेस में हम कभी कवर करेंगे, अभी थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। और लेकिन जब वापसी में, जब ये अक्टूबर नवंबर के अंदर वही वर्षा ऋतु वापस आती है, तो जब वो वापस जाती है वो वायु, तो वो तमिलनाडु के हिस्से में, ज़्यादातर हिस्से में वर्षा करते हैं। उसके साथ आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से में भी बारिश उस समय में होती है। तो ये थोड़ा मुख्य तो जो हमारी ऋतुएं थी उसके बारे में हो गया। उसके अलावा जो मौसम शब्द है वो कहाँ से बना है, पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया इसमें कि मौसम कैसे। मौसम जो है अरबी शब्द है एक मौसिम, उसी से मौसम बना है। ठीक है, और भारत की, अब एक ये तो हो गया मौसम के बारे में, लेकिन एक शब्द और आपने सुना होगा, जलवायु। जलवायु क्या है, जो जलवायु है वो किसी स्थान की कुछ लंबे समय तक, कुछ वर्षों तक उसके जो मौसम के अंदर जो परिवर्तन हुआ है या मौसम की दशा को हमने जो एक मेजर किया है वो जलवायु कहलाती है। मतलब कोई भी, जैसे भारत की जलवायु क्या होगी कि भारत के अंदर की लंबे समय तक, कुछ कई सालों तक हम जब ऑब्जर्व करते हैं कि भारत में गर्मी किस ऋतु में पड़ती है, किस समय में पड़ती है, सर्दी कब पड़ती है, वर्षा ऋतु कब होती है, ये सब हम जलवायु के अंदर रखें। क्योंकि हमने उसको एक लंबे समय तक ऑब्जर्व किया था और तब हम डिसाइड कर पाए कि अच्छा भारत की जलवायु क्या ये है। भारत की कौन सी जलवायु है, भारत की मौसमी मानसून जलवायु है। क्योंकि भारत जो लगभग मानसून के ऊपर निर्भर करता है, भारत का एक बड़ा हिस्सा कृषि का मानसून के ऊपर ही निर्भर करता है और उसी से भारत के अंदर जो फसलें हैं अच्छी पैदा हो पाती हैं। तो ये जलवायु के बारे में हो गया। भारत की जलवायु एक तो मानसून प्रकार की और दूसरी कौन सी है, उष्ण जलवायु है भारत की। क्योंकि भारत, आप देखना, लगभग पूरी 12 महीने भारत के अंदर आपको सूरज मिलेगा, सूरज उगता है भारत के अंदर, दिखता है, इसलिए यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। इसलिए उष्ण यानी गर्म जलवायु है भारत की।
तो भारत की जलवायु के बारे में हमें पता चल गया है। उसके अलावा कुछ चीज़ें और है कि भारत के अंदर या पूरे विश्व के अंदर कुछ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, और उनके अंदर एक वनस्पति बोला जाता है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति उनको कहते हैं जो बिना मानव की सहायता के अपने आप पैदा हो गई है या अपने आप उग गई है, उनको प्राकृतिक वनस्पति, जिसके मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। आपने बहुत सारी प्रकृतियों जो वनस्पतियों के बारे में आपने पढ़ा होगा या आपने आसपास में देखा भी होगा। कई बार आप देखते हैं कि कुछ पेड़ अपने आप उग जाते हैं, कभी हमने उसको ना उस पेड़ को कभी बोया था, ना उसके अंदर हमने कभी पानी डाला, वो अपने आप उगता गया। वो प्राकृतिक वनस्पति जिसके अंदर मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। और इसी से रिलेटेड कुछ वनस्पतियाँ हैं जिसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि जो सबसे पहली वनस्पति या हम अपना पढ़ लेते हैं इसके बारे में, वो है उष्णकटिबंधीय वनस्पति। उष्णकटिबंधीय वनस्पति कौन सी है? उष्णकटिबंधीय के अंदर भी आप देखना कई आते हैं जिसको बोला जाता है सदाबहार वन। सदाबहार वन वो वन है जो मतलब कि पूरे सीजन में, मतलब 12 महीने और हमेशा वो अपना मतलब क्या होता है कि वो हरे भरे रहते हैं। उनकी पत्तियां एक कोई विशेष मौसम के अंदर अपनी पत्तियां नहीं गिराती उन पेड़ों की, वो अलग अलग समय पे गिराती है। इस वजह से वो हमेशा हमें हरे भरे दिखेंगे। और उसकी जो पत्तियां इतनी गहराई में फैली होती हैं कि उसकी जो ज़मीन है उन पेड़ों की, वहाँ तक सूरज की किरणें डायरेक्ट नहीं पहुँच पाती है। इस वजह से आप देखना कि जैसे ब्राज़ील के अंदर है अमेज़न के वन है, वहाँ पर इतना दलदल है, मतलब कि कह सकते हैं कि नीचे सूरज की किरणें पहुँच ही नहीं पाते। तो वहाँ पे सब आप फिल्में भी आपने बहुत सारी देखे होंगे, इसके ऊपर एनाकोंडा करके कुछ फिल्में बनी थी, और वहाँ पे आप देखेंगे कि पानी के पेड़ों के नीचे पानी भरा हुआ है और उसके ऊपर लोग अपने आप को बचाने के लिए पेड़ों पे चढ़ते हैं। वो इसी तरह के सदाबहार वन होते हैं जिनके अंदर सूरज की किरणें नहीं पहुँच पाते और हमेशा हरे भरे होते हैं, जैसे महोगनी, एबीज, रोजवुड, ये सब इसी तरीके के वन है। ठीक है, ये सदाबहार वन है। इसके अलावा दूसरे जो होते हैं वो है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन कौन से हैं? पर्णपाती वन नाम से समझ में आ रहा है वो वन जो अपनी एक विशेष समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और जो पर्णपाती वन है वो भारत के ज़्यादातर हिस्से में फैले हुए, ज़्यादातर मध्य भारत के अंदर फैले हुए हैं। मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में भी, हरियाणा के कुछ हिस्से में भी है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, इस एरिया में ज़्यादातर फैले हुए हैं। और जो सदाबहार वन है वो किस किस एरिया के अंदर है? वो हमारे मेघालय या उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर है, अंडमान निकोबार के अंदर आपको इस तरीके के वन सदाबहार वन मिल जाएंगे, क्योंकि उनको हमेशा बारिश मिलती रहती है। सदाबहार वनों को हमेशा बारिश मिलती है, क्योंकि हमारा कौन सा जलवायु, हमारी मानसूनी जलवायु है, उष्ण कटिबंध के अंदर हमारा देश आता है। इस वजह से यहाँ पे ज़्यादातर वर्षा होती रहती है। नीचे के हिस्से में आप देखेंगे भारत के ज़्यादातर आपको वर्षा मिलेगी। पर्णपाती वन जो है, जो एक विशेष समय में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। इसके अंदर भी अलग अलग तरीके के वन आते हैं, जैसे साल, सागौन, नीम, पीपल, वो इसी तरीके के पेड़ होते हैं जो पर्णपाती वन है। उसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी इसके अंदर आती है, वो होती है कटीली झाड़ियाँ। कटीली झाड़ियाँ आप देखना, ये ज़्यादातर रेगिस्तानी एरिया में आपको मिलेंगी, जैसे राजस्थान है, गुजरात का कुछ हिस्सा, हरियाणा का कुछ हिस्सा है, मध्य प्रदेश का जो चंबल का एरिया है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पानी की उपलब्धता कम है, इस वजह से पत्तियाँ, कंटीले झाड़ियाँ वहाँ पे उगती हैं। इसके अंदर जैसे बबूल हो गया, खैर हो गया, कैक्टस हो गया। और ये जो कटीली पत्तियाँ, इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पानी की कमी की वजह से इनकी पत्तियाँ कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहराई तक पानी के लिए सर्च करने के लिए बहुत गहराई में इनकी जड़ें होती हैं कटीली वनस्पति की। ठीक है, इसके अलावा पर्वतीय वन है। पर्वतीय वन कौन से हो गए? नाम से समझ में आ रहा है, जो ज़्यादातर पर्वतों में है, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर है, हिमाचल के अंदर है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में कुछ हैं। अब इन पर्वतीय वनों के अंदर आप देखना कि जो इनकी लंबाई है वो लंबी होगी और ये शंकुधारी टाइप में होगी, मतलब एक कौन सा इनका ऐसे करके बना होगा, ये शंकुधारी वन भी इनको कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर जैसे चीड़, पाइन, देवदार, इस तरीके के पेड़ यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं पर्वतीय वनों के अंदर। ठीक है, उसके अलावा एक और कैटेगरी इसको रखते हैं इसमें, वो है मैंग्रोव की। मैंग्रोव वन जो वन है वो दलदली में, मतलब इनकी जो जड़ें होती है वो पानी के अंदर ही ज़्यादातर होती हैं। ये ज़्यादातर आपको चिल्का झील के आसपास, उड़ीसा के अंदर, सुंदरवन के अंदर, अंडमान निकोबार में भी आपको मिलेंगी, मन्नार की खाड़ी में आपको मिलेंगी। और सुंदरवन जो है वो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे एक सुंदरी नाम की
सुंदरी नाम से पेड़ यहाँ पे मिलता है, पौधा मिलता है, उसी के नाम पे इसको सुंदरवन रखा गया है, जो एक मैंग्रोव तरीके का एक पेड़ है सुंदरी। तो ये प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में थोड़ा सा बेसिक था, और इनके बारे में हम आगे भी क्लास के अंदर पढ़ेंगे। जब एडवांस हम थोड़ा सा लेके चलेंगे तो हम इन्हीं वनस्पतियों के बारे में हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा और एक चीज़ हम समझ लेते हैं। तो पेड़ क्या है? पेड़ तो हमें, पेड़ों का काम क्या होता है? पेड़ जो होता है हमें लकड़ी देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें छाया प्रदान करते हैं, हमें फल देते हैं। मतलब पेड़ जो है हमें हमेशा काम ही आते हैं, इसलिए हमें पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए और पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। उसके अलावा कुछ प्राकृतिक पक्षी भी होते हैं या पशु होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो प्राकृतिक पशु जैसे अलग अलग तरीके के होते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय पशु कौन सा है उसके बारे में थोड़ा भारत के बारे में जान लेते हैं। अगर भारत की पढ़ रहे हैं तो हम, भारत का जो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है वो है बाघ है, ठीक है। एक और आपने पढ़ा होगा एशियाई शेर के बारे में, जो कहाँ पे है? गिर वन में, मतलब राजस्थान के गुजरात के गिर के अंदर है एशियाई शेर, जो केवल और केवल भारत के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है, राष्ट्रीय पेड़ कौन सा? हमारा पीपल। और उसके अलावा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा? हमारा कमल। उसके अलावा एक जलीय जीव भी होता है जिसको हम डॉल्फिन, जो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है उसको वो कौन सा है? डॉल्फिन है, जो गंगा नदी के अंदर अक्सर पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये हमें हमारे राष्ट्रीय चीज़ों के बारे में हो गया। इसके अलावा एक चीज़ और है जो आपने, कुछ ऐसे पक्षी भी होते हैं, जैसे मोर तो एक पक्षी है ही हमारा, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे पक्षी भी होते हैं जो दूसरे देशों से आते हैं जब वहाँ पे सर्दियाँ होती हैं, ज़्यादातर साइबेरिया एरिया के अंदर, वहाँ से उड़ के हमारे देश के अंदर अलग अलग जगहों पे वो निवास करते कुछ समय के लिए। और वो उनमें से कुछ का नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पिंटल बतख है, करल्यू है, फ्लेमिंगो है, या ओस्प्रे है, लिटिल स्ट्रिंगर है। ये सब पक्षी हैं जो दूसरे देशों से आते हैं और भारत के अंदर निवास करते हैं। तो ये भारत के बारे में थोड़ा सा बेसिक था, और इसके बारे में अगली क्लासेस के अंदर हम एडवांस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच।